आंगिक अभिनय के अनेक जो भेद हैं उनमें मुख्य भेद उपांग और अंग, इन दोनों पर आधारित उपांगाभिनय और अंगाभिनय। तो उपांग जो हैं वो चेहरे के भीतर जो छोटे छोटे अंग हैं शरीर के, वो उपांग कहे गए हैं। तो उसमें भौहें, आंखें, नाक, कपोल या चीक्स, गाल, अधर और चिबुक मतलब ठुड्डी, चिन्ह, ये 6 उपांग हैं गया। तो मस्तक, माथा उसमें आ ही गया, वो बता दिया है। और दोनों हाथ, वक्षस्थल, छाती और कटी, कमर और पार्श्व और चरण, पैर, ये इतने जो हैं वो अंग हैं। उसका लेआउट एक तरह से ये है। इतना आप लोग याद रख लें तो अच्छा ही है, लेकिन उससे इतना तो समझ ही सकते हैं कि कितने बारीकी से इन्होंने डिवीजन किए हैं। शरीर की जितने मूवमेंट्स हो सकते हैं उनको बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह बारीकी से डिवाइड करते हुए नाटक की दृष्टि से इतने इतने हो सकते हैं। और भी कहते हैं कि और भी कुछ हो सकते हैं, तो सोचना चाहिए अभिनेता को, दुनिया में संसार में जाकर सीख लेना चाहिए इसके अलावा भी। जैसे हस्तों के बारे में तो भरत मुनि के बाद देखते हैं कि नए नए हस्त जुड़ते ही गए, 64 हस्त बतलाए, ये इसमें लिखा हुआ है, 64 टाइप्स ऑफ हस्ताज। और वैसे 63 बताए हैं, लेकिन 64 की संख्या पवित्र मानी जाती है, तो भरत मुनि के अनुयायियों ने कहा कि 64 ही हैं, 3 इसी में शामिल हो जाते हैं, वो 3 एक्स्ट्रा मान करके 64 मानते हैं। अदरवाइज जो काउंटिंग है बताए हैं उन्होंने 24, 13 और 30, तो वो 67 हो जाते हैं। पर उसमें से 3 एक्स्ट्रा मान करके 64 संख्या मानते हैं। तो चतुष्षष्टि हस्त प्रसिद्ध है असल में, चूंकि 64 योगिनियां, 64 संध्यंग, 64 की कई चीजें होती हैं, इसलिए 64 मान लिया। तो 64 या 67 तो इन्होंने बता ही दिए। उसके बाद भी हर आचार्य ने कुछ ना कुछ इसमें बाद में जोड़े हैं। जैसे आप नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नए हस्त हैं। नक्षत्र हस्त हो गए, कहीं दशावतार हस्त हो गए, कहीं डांसर्स के लिए उन्होंने बहुत सारे नए डिजाइन कर दिए जो हस्त हैं। और भी 18वीं शताब्दी तक कई संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, उसमें नए नए हस्त वो इजाद करते गए। जैसे जैसे डांस ड्रामा वाले अलग अलग मूवमेंट समझते हैं, वो हस्त उसमें उनके नाम नए जोड़ सकते हैं, जोड़ते गए। तो 64 हस्त होते हैं, उसमें से 24 तो 24 असंयुक्त है, सिंगल जिनको कहते हैं, सिंगल हैंड जिसमें काम में लाया जाता है, एक ही हाथ चलेगा। और 13 खासतौर से ज्वाइंट जिनको संयुक्त कहा गया, दोनों हाथ उसमें या तो जुड़ते हैं, जैसे अंजलि है, ये है कपोत है, इसमें दोनों हाथ जोड़ करके करते हैं। और 30 नृत्य हस्त हैं जो डांस के लिए हस्त होते हैं, वो बहुत ही डांसर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से अधिकांश किए भी जाते हैं। और केवल एक को उन्होंने बताया है जय श्री राजगोपालन ने कि ये मणिपुरी में ही चलता है, हम लोग इसको नहीं करते प्राय भरतनाट्यम वाले। अदरवाइज अन्यथा ये 30 सारे के सारे ही भरतनाट्यम वाले लगभग करते हैं, कथक वाले भी करते ही हैं। और भी जितने फॉर्म्स हैं क्लासिकल डांस के, वो करते हैं। और जो संस्कृत रंगमंच करते हैं वो इसमें से बहुत कुछ ले सकते हैं, क्योंकि संस्कृत रंगमंच में प्रॉपर्टीज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और मान लीजिए हमको करना है कि रामायण वाला नाटक करना है और राम को दिखाना है, तो हमने ऐसे नाटक देखे हैं, प्रतिमा नाटक जैसे, उसमें राम ने कहीं भी धनुष नहीं पकड़ा। उसमें थोड़ी कलाकार अच्छा होना चाहिए, उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको ये शिखर हस्त ऐसा हमेशा हाथ में, हाथ के आगे ऐसे रखना पड़ेगा, मूवमेंट्स भी उसी हिसाब से करेगा कि धनुष तो पकड़े ही हुए हैं। वो ज्यादा वैसे खूबसूरत लगता है देखने में, क्योंकि आप कितना अच्छा धनुष बनाएंगे, उस जमाने का धनुष तो बना नहीं देंगे, 5 आंस का बनाएंगे, तो वो उसके सामने बचकाना लगेगा। अगर अच्छा अभिनेता शिखर हस्त या मुष्टि हस्त, ये शिखर हो जाता है, तो उसको ऐसे लेकर के और मूवमेंट, लेकिन उसको लगातार फिर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं छूट उसका ऐसे हाथ ना करने लग जाए, कहीं यो ना करने लग जाए। तो वो राम का जिसने अभिनय किया वो अच्छा एक्टर था प्रतिमा में, वो हमेशा उसको जब भी उसने एंट्री ली हमेशा यूं, और उसी में फिर मूवमेंट वो करता है कि राम अपने हाथ में धनुष है, यूं करेंगे, ऊपर भी हाथ जाएगा तो हाथ उसका ऐसे रहेगा।
तो दर्शकों को फिर बहुत सुंदर उसमें कल्पना वो कर सकते हैं कि धनुष थे उन्होंने पकड़ा हुआ है। इनविजिबल चीजें ज्यादा अपील कर, कल्पना वो इन्वोक करती हैं, कल्पनाशीलता को हमारी अपील करती हैं कि अब राम का धनुष कैसे दिखाएंगे, वो तो कोई दिव्य चीज है, अब नहीं अगर स्थूल रूप में दिखाया है तो हम कल्पना करते हैं कि सुंदर है, अब राम है, उन्होंने ले रखा है। तो ये नाटक वाले भी इसमें 64 में से जितना कर सकते हैं संस्कृत नाटक में या दूसरे नाटकों में भी, मॉडर्न थिएटर में भी जाने अनजाने करते ही हैं। हस्त जो है वो ये अ, कपोत और अंजलि वैसे ही करते ही हैं, हाथ जोड़ना ये तो करते ही हैं। तो ऑब्वियस हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि हम लोग जिंदगी में भी करते ही हैं, इनमें से बहुत सारे हस्त भरत मुनि ने उनको नाम दे करके बता दिया है। तो 64 हस्त हैं, फिर 5 हस्तों की स्थितियां हैं, 5 प्रकार हैं, पोजीशंस उसके हिसाब से है कि कहाँ कहाँ उनको हम ले जाते हैं। और 4 प्रकार के हस्तकरण हैं। तो ये इसी के साथ ये भी जुड़े हुए हैं, 64 हस्त के साथ में 5 उनकी पोजीशंस और 5 उनके मूवमेंट्स। और फिर ये हस्तकरण और हस्त प्रकार हो गए। फिर उरस, छाती उस 5 प्रकार की है, आगे ले जाना पीछे ले जाना जो कुछ है, सांस भरी हुई है सांस छूटी हुई है इत्यादि। और पार्श्व बगलें, साइड्स जो हैं दोनों तरफ की, उनके 5 पोजीशंस, उनकी 5 प्रकार उनके हैं। और कटी कमर वो 5 प्रकार की है। जंघा पिंडली को कहते हैं, ये याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जंघा मतलब घुटने के ऊपर का हिस्सा है। संस्कृत में जंघा उसको नहीं कहते हैं। घुटने के नीचे का जो पीछे का हिस्सा है पिंडली जिसको कहते हैं, शैंक्स, शैंक्स लिखा ही है इसमें, हाँ। तो वो जंघा के 5 प्रकार होते हैं। कई बार हिंदी के हिसाब से अर्थ करने लगते हैं, बहुत वो हो जाता है। और नाट्यशास्त्र जब तक हमने नहीं पढ़ा था तो मृच्छकटिक का भी हमने पढ़ा। और उसमें एक श्लोक आता है, जुआरी की हालत बताते हुए कहता है कि क्या उसकी हालत होती है, उसके जो कर्जदार हैं वो पीछे उसके पड़े हुए हैं, वो भाग रहा है उनसे बचने के लिए, उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए हैं। तो उसमें लाइन है, यस्य तच्चन कुक्कुरैर रहर रहर जंघांतरम चर्व्यते। कुत्ते उसके पीछे पीछे लगे हैं, उसकी जंघा का हिस्सा नोच रहे हैं। तो हम उसको समझते थे जांग का हिस्सा, तो वो तो बड़ा अटपटा हो जाएगा। कुत्ते जो है उसके पीछे लगे हैं, पिंडलियां उसकी नोच देते हैं, ये अर्थ लेना पड़ेगा। तो जंघा पिंडली होती है। और फिर उरु जो है थाइस, हाँ, उसको उरु कहते हैं। घुटने के ऊपर का जो हिस्सा है वो तो उरु, जैसे उरु भंग है, शटरिंग ऑफ थाइस, ये अनुवाद करते हैं उरु भंग, बास का जो नाटक है। तो वो उरु कहते हैं थाई को, जिसको हम लोग जांग बोलते हैं हिंदी में, उल्टा हो गया है हमारे हिंदी में जो है। तो घुटने का नीचे का हिस्सा जिसको पिंडली कहते हैं उसको संस्कृत में जंघा कहते हैं। घुटने का ऊपर का हिस्सा जिसको हम लोग जांग कहते हैं वो ऊरू है। और पाद मतलब पैर पूरा, घुटने के खासतौर से घुटने का नीचे का हिस्सा जितना है एड़ी तक, वो या कमर से नीचे लगा, कमर के नीचे से लगा करके एड़ी तक का उसके मूवमेंट्स, ये 5 प्रकार के उसके मूवमेंट्स होते हैं। तो कुछ तो उसमें से हो सकता है, सब करके बताना भी मुश्किल है। जैसे बताया 64 हस्तों में 24 सिंगल है, 24 संयुक्त है, एक हाथ जिनमें काम करता है, और 13 संयुक्त हैं। तो पहले ये लेंगे, ये क्या आ गया इसमें, अच्छा ये पीछे छिपा हुआ है, इसको अभी छोड़ता हूँ, हाँ, ये हो ही चुका है। और 3 प्रकार के हस्त प्रचार इन्होंने बताए हैं आखिरी लाइन में इसमें, उत्तान पार्श्वग और अधोमुख। उत्तान ऊपर की तरफ हाथ ले जाना, पार्श्व साइड में ले जाना, और अधोमुख नीचे ले जाना, ये भी ऑब्वियस है। अब इसमें ये अच्छा, ये थोड़ा बड़ा या तो हो गया है, इसमें हेडिंग छूट जाता है। ये ऊपर लिखते हैं पताक त्रिपताक कर्तरीमुख अर्धचंद्र अराल शुकतुंड, कुछ के नाम से भी आप जान सकते हैं। शुकतुंड तोते की चोंच को कहते हैं, तुंड चोंच को कहते हैं, शुक तोते को कहते हैं। तो शुकतुंड इस तरह की उसमें कुछ बनती है आकृति जो है, शुकतुंड हस्त होता है। मुष्टि, मुट्ठी को कहते हैं, तो मुष्टि हस्त तो आसान है। और उसी में उंगली एक उठी हो तो शिखर हो जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए, उंगलियों के जो नाम हैं
वो याद नहीं होंगे तो समझने में दिक्कत होगी। तो जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये जो पहली उंगली अंगूठे के साथ है, ये तर्जनी कहलाती है संस्कृत में, इंडेक्स फिंगर कहलाती है। उसके बाद जो दूसरी है ये मध्यमा कहलाती है, और तीसरी है ये अनामिका कहलाती है, थर्ड फिंगर जो है। अ, और सबसे छोटी ये कनिष्ठा कहलाती है। तो ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये चार उंगलियों के नाम आते हैं, क्योंकि इसमें आपको कर्तरी मुख में तीन पीछे ले जाई जाएंगी, तर्जनी आगे रहेगी, या जो कुछ आता है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि किस उंगली को बता रहे हैं। तो इस तरह से पद्म कोश, पद्म कमल को कहते हैं कोश, उसकी आकृति बंद, कमल जो है उसकी आकृति बनती है। सर्वशीर्षक सांप की तरह से, जिसमें ये सर्वशीर्ष हस्त इस तरह का होता ही है। और मृगशीर्ष हिरण की आकृति, हिरण की जैसे बनती है। ये हम लोग खुद भी करते हैं, इस तरह का बनाते हैं। तो ये सब मृगशीर्ष हस्त है। कांगुल है, अल्पद्म है, ये पत्ते जो कमल पत्र की तरह है। चतुर्भ्रमर तो भौरे को कहते ही हैं, भ्रमर हस्त। ये शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के ऊपर भौरा मंडराता है। तो पहले नटशाह जब नहीं जानते थे लोग, तो संस्कृत नाटक में भी क्या करते थे कि वो कोई छोटी सी डिबिया जैसी उन्होंने ऊपर उससे टांग रखी है, और डिबिया हिल रही है, और किर किर की आवाज उसमें पीछे से कर रहे हैं, तो उसको भ्रमर इस तरह से दिखा रहे हैं, तो लोग हंसते थे कि क्या भ्रमर बनाया है, और उसको झुला रहे हैं। तो बड़ा मूर्खतापूर्ण तरीका वो होता है। और भ्रमर अभिनय, भ्रमर बाधा का अभिनय पूरा बताया गया फिर शाकुंतल में कैसे करेंगे। तो बी इज होवरिंग ओवर, भौरा जो है उसके ऊपर मंडरा रहा है, और शकुंतला परेशान है। उसका तो पूरा बड़ी देर तक नाट्य किया जा सकता है सुंदर, भ्रमर बाधा का। उसी में आनंद है। दुष्यंत देख रहा है कैसी परेशान हो रही है, सखियां भी हंस रही हैं, वो कह रही कि इसको हटाओ, घोड़े को भगाओ, मैं परेशान हो गई हूँ। वो लोग और हंसी उड़ा रही हैं उसकी। तो भ्रमर बाधा उसमें कई तरह से जो बताई जाएगी, उसको नाटकों की टीकाओं में बताया है कि भ्रमर हस्त है। भ्रमर हस्त को बार बार फिर उसको घुमाएगी, यों यों करके घुमाएगी, और उससे वो दिखाएगी कि मोहरा है। और मोहरा स्टेज पर असली मोहरा थोड़ी लेकर आएंगे और उसको उड़ाएंगे वहां। तो ये सब संस्कृत नाटक में जो आइडियलिस्टिक थिएटर है, भावपूर्ण ढंग से बताने के तरीके हैं। हंसास्य है, ये हंस का आगे का हिस्सा उसकी तरह से बनता है, हंस पक्ष, हंस के पंख उसकी तरह से बनता है। संदंश सणसी को कहते हैं, तो सणसी की आकृति इसमें बनती है। मुकुल कली को कहते हैं, ये मुकुल हस्त है, कली की तरह बनती है। ऊर्णनाभ मकड़ी के जाले को कहते हैं, वो मकड़ी का जाला जैसा बनता है। ताम्रचूड़ मुर्गे की जो कलगी है उसको कहते हैं, तो उसके तरह की आकृति इसमें होती है। बाकी ये संयुक्त हैं, तो ये 13 संयुक्त हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट हैंड्स है। अंजलि कपोत करकट केकड़े को कहते हैं। स्वस्तिक क्रॉस की आकृति, स्वस्तिक आप लोग जानते ही हैं, ये धार्मिक प्रतीक भी है। कटका वर्धमान क्रॉस उसमें अलग तरह से होता है, वो उसको कहते हैं। उत्संग गोद को कहते हैं, नीचे की तरफ हाथ इसमें लाए जाते हैं घुटनों की तरफ। और निषद तरकश को कहते हैं वैसे तो। और दोल झूले को कहते हैं, झुलाए जाते हैं। पुष्प पुट फूलों की जो डलिया है उसको कहते हैं। मकर मगर को कहते हैं, तो इसमें तो आकृति मगर जैसी बनती है। गजदंत हाथी दांत। अवहित लज्जा को कहते हैं, उसमें हाथ ऐसे नीचे कर लिए जाते हैं, इसको बताने में, लज्जा शर्म को बताने में ये काम आता है। वर्धमान बढ़ता हुआ, तो इसमें हाथ फैलाता हुआ इस तरह से कुछ बताएंगे। ये जॉइंट, इसमें दोनों हाथ काम आते हैं। ये कुल हैं। ये मैं, हाँ, पताकस्त्रिपताकश्च इति तथा पता है। वै कर्तरी मुखः अर्धचन्द्रो ह्यराळश्च शुकतुण्डस्तथैव च मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्त कटकामुखः सूच्यास्यः पद्मकोशः सर्पशिरः मृगशीर्षकः काङ्गूल अलपद्मश्च चतुरो भ्रमरस्तथा हंसास्यो
हंसपक्षश्च संदंशो मुकुलस्तथा ऊर्णनाभस्ताम्रचूडश्चतुर्विंशतिरीरिता। ये 24 हो गए। अब देखिए संयुक्त अभिनय हस्त। हाँ नहीं, ये 13 हो गए, 13 सिंगल हैंड्स हो गए। सॉरी, अंजलिश्च हाँ 24 हो गए। कपोतश्च कर्कटः स्वस्तिकस्तथा कटकावर्धमानश्च ह्युत्सङ्गो निषदस्तथा दोलः पुष्पपुटश्चैव तथा मकर एव च गजदन्तो अवहितश्च वर्धमानस्तथैव च एते तु संयुता हस्ता मया प्रोक्तास्त्रयोदशः। हाँ, ये तो हम बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। हाँ, अब आपके पास अनुवाद है, ही है उसमें विनियोग इनके देख लीजिए, अगर आप बना लेते हैं। बनाना तो बहुत आसान है, उसमें जो बताया है, उंगलियां पीछे रहेंगी आगे रहेंगी, उससे तो एकदम ऑब्वियस है कि मुष्टि है, मुट्ठी है, मुष्टि हस्त में एक उंगली उठी हो तो वही शिखर हो जाता है। सर्पशीर्ष भी आसान ही है। बाकी को आप पढ़ेंगे तो पढ़ के तुरंत बना ही सकते हैं, संयुक्त असंयुक्त दोनों बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये इलस्ट्रेशन के लिए है कि कितने में, कहाँ कहाँ, किन किन स्थितियों में इनका हम विनियोग नाटकों में कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेटिव है, नमूने के लिए है। एक कई नमूना अगर हम लें तो पताक के कम से कम 100 सवा सौ विनियोग हो सकते हैं। 100 सवा सौ 150 प्रसंगों में हम स्थितियों में हम पताक का उपयोग करते हैं। जिंदगी में भी पताक का हम उपयोग करते ही हैं। मॉडर्न थिएटर भी आप करते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस दिखाना, उसमें तो बार बार ऐसे करेगा ही। ये तो पताक हस्ती है। ये है कि वो जानता नहीं है कि पताक हस्त है। पताक वैसे उसको कहते हैं जो फ्लैग, तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसा भी करते हैं। अब ये चूंकि हस्त जो है वो स्टेटिक नहीं होते हैं नाटक में, तो इसीलिए इन्होंने हस्तकरण और हस्त प्रचार बताए। वो हम बता ही चुके हैं, पार्श्व, उत्तान, अधोमुख। ये तो इनकी ऑब्वियसली 3 पोजीशंस हैं। ऊपर ले जाते हैं, साइड्स में ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। उसके अलावा हस्तकरण इन्होंने कई जो बताए हैं कि किन किन पोजीशंस में या किन किन गतियों को हम इनसे करते हैं, तो उसके हिसाब से भी इनके विनियोग बनते हैं। तो ये पताक के हम पढ़ देते हैं, और उसका इन्होंने दिखाया भी है। श्रीमती राजगोपालन ने डिमॉन्स्ट्रेट कराया है, वो दिखाई देते हैं। उससे आइडिया आपको होगा ये इस तरह का कर सकते हैं। तो सभी उंगलियां समान रूप से प्रसारित हो, अंगूठा सिकोड़कर हथेली से जुड़ा हुआ होता है, ये तो ठीक ही है। ये सीधी रहती हैं उंगलियां एकदम, और अंगूठा अंगूठा भी एकदम ज्वाइंट होगा। ऐसा अगर होगा तो पताक नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा तो ये अर्धचंद्र हो जाएगा। अर्धचंद्र देते हैं ये इसका, जिसको कहते हैं गर्दनिया देना, पीछे से गर्दन के लगा करके किसी को निकालते हैं, तो ये अर्धचंद्र हस्त उसका उपयोग इसमें होता है। इसी से मुहावरा संस्कृत में बना है कि अर्धचंद्र प्रदान करना। हिंदी में गर्दनिया देना कहते हैं, मतलब गला पीछे से गला पकड़ के और धकेलता है किसी को बाहर निकालने के लिए। इसकी कहानियां किससे संस्कृत में मिलते हैं। तो वैसे भी अ, इन हस्तों का उपयोग हम जिंदगी में खूब करते ही हैं, कहानी किस्सों में भी खूब बताया जाता है। तो ये ताक हस्त है, ये चोट करना, किसी को तमाचा मारेंगे तो होगा ही। आग तापने में हाथ सामने इस तरह से ले जाते ही हैं। और आगे चल के बताएंगे कि संयुक्त हस्तों में दोनों हाथ काम अगर अलग अलग करेंगे तो वो भी एक अभिनय हस्त हो जाता है। एक कैटेगरी फिर डांसर्स ने बताई है कि ये संयुक्त हस्त तो हैं, लेकिन उसके साथ दूसरा भी हम जो अगर जोड़ देते हैं, जैसे आग तापने में तो दोनों ही हाथ फिर आगे ऐसे करेंगे, या आग जहां जल रही है नीचे की तरफ ले जा करके ऐसे करेंगे। तो ये आग तापने में प्रेरणा देना, किसी को आश्वासन देना, हर्ष गर्व बताना,
इस सब के लिए मस्तक की ओर ऊपर उठाया जाए। अग्नि की लपटें, पुष्प, जल की वृष्टि दिखाने के लिए दोनों हाथ पताका मुद्रा में रख करके और अंगुलियां धीरे धीरे चलाए। हवा चलना, लहरें, समुद्र का ज्वार भाड़ दिखाने के लिए पताकस्त की उंगलियां तेजी से ऊपर उठाए। उत्साह बढ़ाना, भीड़, ढोल, ढोल पीटने में साइड में चला जाएगा तो पताक हस्त फिर यूं यूं करेंगे। हमको तो ऊपर ले जाना पड़ रहा है दिखाने के लिए, कमर के आसपास रखेगा। तो ये ढोल बजाने का, ढोल अगर नहीं भी लटका है तो वो दिखा सकता है कि हाँ ढोल बजाए और ढोल बजा रहा है। तो ये इस तरह से हो सकता है। और रेचक करण, जिसमें कि लहरा करके हाथ, ये रेचन लहरा करके चलाना हाथ को, धोना, मसलना, मांजना, गूंथना, पीसना, ये कई इसमें एक्शन जो दिखा सकते हैं। पहाड़ को उठाना, जैसे कैलाश पर्वत को उखाड़ता है रावण, इसका बहुत डांसर्स ये प्रसंग दिखाते हैं, रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना। और संस्कृत में तो उसके बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के में वर्णन मिलते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत उखाड़ा, उस पर शंकर और पार्वती बैठे हुए थे, डोलने लगा तो पार्वती जी बहुत घबराई कि क्या हो रहा है। तो शंकर जी से लिपट गई, शंकर जी से लिपट गई तो शंकर जी बड़े खुश हो गए कि क्या बात है, वाह, इससे हमारी पत्नी का हमको आलिंगन प्राप्त हुआ। तो रावण के ऊपर खुश हो गए कि तुमने यह सब जो उठापटक की है उससे पार्वती जी, गौरी का आलिंगन हमको प्राप्त हुआ, वो लिपटी हमसे, बड़ा आनंद आया, तो अब तुम्हें हम वरदान देंगे। इसका बड़ा नाट्य, भरतनाट्यम में प्रसंग इसका दिखाया जाता है। उसको वो आधा घंटे तक दिखाती रहती हैं जो कैलाश उखाड़ने का नृत्य करती हैं। वो कितनी तरह से जोर लगाता है, कितना उसमें सब पताखस्त उनके निरंतर काम में आते हैं। तो ये सब जो हैं, और पीसना, इसके लिए भी यूं यूं हाथ करेंगे तो ये बनेगा। इसको भी ये विनियोग इसके दिखा देते हैं। असंयुक्त हस्त में पताका हस्त का विनियोग आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसी में विभिन्न प्रकार का अभिनय प्राप्त होता है। प्रहार करने, आग तापने, प्रेरणा देने, प्रहर्ष में, गर्व से मैं बताने के लिए ललाट पे हाथ रख के दिखा सकते हैं, और उंगलियों को फैला के अग्नि की ज्वाला, वर्षा की धारा, पुष्प वृष्टि, इन सब में दोनों हाथ का प्रयोग हो सकता है। दोनों असंयुक्त हस्त का प्रयोग होता है, ये संयुक्त हस्त में नहीं आता है। अब दोनों हस्तों को स्वस्तिक करके उसे हम खोल देते हैं तो उसके द्वारा घास, भूमि और तालाब दिखा सकते हैं। दो पताका हस्त का स्वस्तिक करके उसे फैला के अधोमुख करने से किसी को छिपा के रखना, रक्षा करना और ढक के रखने का अभिनय कर सकते हैं। रेचकों के साथ जब पताका हस्तर का अभिनय होता है तो हम ये सब कॉन्सेप्ट्स दिखा सकते हैं। वायु, मंद वायु है, लहरों के वेग, नदियों का चलन, समुद्र के लहरें, प्रोत्साहन करना, मृदंग बजाना, पक्षियों का
पंखों का फड़फड़ाना, जब हस्ततल यानी हथेली से परिघर्षण करते हैं तो हम उसमें मसलना, मांजना, पीसना और उखाड़ना इन भावों को दिखा सकते हैं। पताका हस्त से हम कवाट बंद करके खोलना, स्वागत करना, बैठने के लिए बोलना और उनका नमन करना, पदार्थ देना और लेना, दर्पण और लिखने का पलक आदि पताका हस्त से दिखा सकते हैं। अब ये कुछ इसमें टेक्निकल शब्द आते हैं, ये भरतनाट्यम वाले तो जानते हैं, बताते भी हैं। ये हाथों की हस्त प्रसार और हस्तकरण, बाहु प्रसार और हस्तकरण भी कहते हैं। तो ये इतने तरह से इसमें एक्शंस इनके हो सकते हैं। ये उमेटना, सिकोड़ना, अंदर की तरफ ले जाना, बाहर की तरफ खोलना, ये सब जो करते हैं, यूं भी हम तो वैसे ही इस तरह का तो हम लोग करते ही हैं। यूं लापरवाही बताना या क्या कह सकते हैं, ऐसा कहने के लिए हम ये करते ही हैं। ये सब उद्वेष्टन होता है। उसका उल्टा करेंगे, व्यावर्तित हो जाएगा, परिवर्तित, पीछे की तरफ ले जाएंगे उसको। तो इस तरह से ये चार इन्होंने बताया, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन में आगे आ जाएंगे। तर्जनी आदि सभी उंगलियां क्रम से भीतर की ओर अगर घुमाई जाती हैं तो आवेष्टित हो जाता है। तर्जनी आदि उंगलियां बाहर की ओर अगर उमेठ करके ले जाई जाती हैं तो उद्वेष्टित हो जाता है। कनिष्ठ आदि उंगलियां जब भीतर की ओर ले जाई जाती हैं तो व्यावर्तित हो जाता है। और कनिष्ठ आदि उंगलियां क्रम से बाहर की ओर उद्वर्तित होती हैं तो परिवर्तित करण कहलाता है। ये इसको दिखा देंगी, तो ये भी 1 मिनट देख लीजिए, छोटा वृत्त ही है। हस्त की खासियत है कि इसमें पूरी बाह, कंधे से लेकर उंगलियों तक प्रयोग किया जाता है। हस्तकरण और बाहु क्रिया नृत्य हस्तों में सौंदर्य जोड़ता है और बहुत महत्वपूर्ण है। हस्तकरण कलाई की क्रियाएं हैं। अपवेष्टितम एकम स्यात् उद्वेष्टितमथा परम, व्यावर्तितम तृतीयम च परिवर्तितम च चतुर्थकम। अब बाहु भेद देखिए, ऐश्वर्या आपके सामने प्रस्तुत करेगी। बाहु भेद तिर्यक ऊर्ध्वगतं चैव तथा अधोमुख एव च, आविद्धश्च अपविद्धश्च, मंडल मंडल, स्वस्तिकस्ततः अंचितः कुञ्चितश्चैव, पृष्ठगतश्चेदि चोदितः। बाहुप्रकारो दशधा नाट्य नृत्य प्रयोक्तृभिः। 30 नृत्य हस्त की खासियत। हाँ, अब इसमें जो 30 नृत्य हस्त हैं वो नाटक में भी काम में आते हैं। पहले तो खूब काम में लेते ही होंगे, क्योंकि टीकाओं में हमको मिलता है, टीकाकार बताते हैं कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतल
खेला जा रहा है। उसमें सखियां घड़े लेकर के और घड़े हाथों में उठाए हुए प्रवेश करती हैं। तो प्रायः जो भरत नाट्यशास्त्र के अनुसार करेंगे वो सचमुच के घड़े हाथ में लेकर के प्रवेश कराएं, ये जरूरी नहीं है। बल्कि नहीं ही उठाएंगी तीनों हाथों में घड़े, वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनको एक्शन करने में सुविधा हो जाती है। और वो घड़े दोनों हाथों में उठाए हुए हैं या माथे पर रखे हुए हैं, तो वो एक तरह से स्कूलों में जो नाटक खेले जाते हैं उनके लिए ठीक है। तो उसको किस प्रकार से पद्मकोश हस्त, उसको हमेशा उसको इस तरह से यूं कुछ हाथ करके प्रवेश करती हैं डांसिंग मूवमेंट्स में, तो दर्शक समझ लेते हैं कि हाथों में घड़े लिए हुए हैं पानी। और फिर उसको कैसे झुकाया जाएगा वो तो बहुत खूबसूरती से फिर दिखा सकते हैं। तो घड़ा सचमुच में नहीं है, लेकिन हाथ उस तरह से कर रहे हैं कि पेड़ों में पानी दिया जा रहा है, क्योंकि ना तो सचमुच का पानी आप दिखाएंगे स्टेज पर, सचमुच के पेड़ भी नहीं है तब भी दिखा सकते हैं, बिना घड़े के, बिना पानी के, बिना पेड़ के, हाथों में उनके घड़ा है, वो पानी दे रही हैं, ये दृश्य दिखा सकते हैं। तीन रथ हस्त इसमें बहुत काम में आते हैं, नाटक में भी खूब आते हैं। और डांसर्स तो भरतनाट्यम वगैरह में जो भी प्रसंग करते हैं उसमें ये बहुत सारे आते ही हैं। तो ये 30 के नाम हैं इसमें, और इनके नाम से भी इनका कुछ अर्थ भी है। स्वस्तिक क्रास को कहते हैं, तलमुख नीचे की तरफ ले जाया जाए हथेली, चतुरस्र चारों तरफ जाता है, उस तरह से गरुड़ पक्ष है, गरुड़ के पंख जैसा, हंस पक्ष हंस के पंख की तरह, ऊर्ध्व मंडली ऊपर की तरफ मंडलाकार घूमता है, पार्श्व मंडली बगल में मंडलाकार घूमता है, पुरो मंडली छाती के सामने मंडलाकार घूमता है। इस तरह से इनके नलिनी पद्मकोश हस्त उन्होंने बताया है शाकुंतल के टीकाकारों ने, कि ये घड़े से पानी देने में, शाकुंतल के अभिनय में सखियां इसको करेंगी, उस तरह का बनता भी उसमें है। तो ये काम में इस तरह से आते हैं। और ये 30 नाम इनके हुए, इसमें से जितना इन्होंने बताया है वो आप देख लें, और इससे ज्यादा नृत्यहस्त कुछ नहीं हम कर सकते हैं। चतुरश्रौ उद्वृत्तौ तलमुखौ स्वस्तिकौ विप्रकीर्णौ। स्वस्तिक और विप्रकीर्ण दोनों साथ में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हाथों का स्वस्तिक होता है तभी उसका विप्रकीर्ण भी हो सकता है। आवित्त वक्र ऐसा एक नृत्यहस्त है जिसमें हाथ के प्रत्येक नृत्यहस्त चतुरश्रौ एक मिनट को चला उद्वृत्तौ गया। तलमुखौ स्वस्तिकौ विप्रकीर्णौ। स्वस्तिक और विप्रकीर्ण दोनों साथ में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हाथों का स्वस्तिक होता है तभी उसका विप्रकीर्ण भी हो सकता है। आवित्त वक्र ऐसा एक नृत्यहस्त है जिसमें हाथ के प्रत्येक जोड़ का उपयोग किया जाता है। कई हाथों वाले देवताओं को इसके द्वारा दिखाया जा सकता है, जैसे अष्टभुज दुर्गा देवी और सर्पों से लिपटे हुए अंगों और उपांग शिवजी के। यह आविद्ध वक्र था। सूच्यास्यः व्यावर्तित परिवर्तित हस्तकरणों से और उनके अन्य रेचकों से बनता है। यह अब मणिपुरी नृत्य में ही प्रचलित है। रेचित हस्त के साथ
हम गर्व, महानता, ताकत और राक्षस के रूप भी दिखा सकते हैं। उत्तान वंचित हस्त के साथ हम अपने चेहरे, भौहों और छाती को चंदन और अन्य रंग द्रव्यों से सौंदर्य बनाने का क्रिया दिखा सकते हैं। करी हस्त में हाथी के कान और सूंड को दिखाया गया है। गरुड़ पक्ष पक्षी के पंख दिखाते हैं। जब यह हस्त गरुड़ पृथक्करण में उपयोग किया जाता है तो हम पक्षी को वाक्यार्थ अभिनय में चित्रित कर सकते हैं, जबकि गरुड़ अभिनय हस्त से सिर्फ पदार्थ दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए पदार्थ में गरुड़ पर सवार विष्णु इस तरह दिखा सकते हैं। वाक्यार्थ में इस तरह हम दिखाएंगे, विष्णु अलातम से गरुड़ पर सवार होके गरुड़ पक्ष हस्त और अग्रतल संचरपाद से चलने का दिखाते हैं और साथ में ही गरुड़ प्लुत से आकाश में चलन दिखा सकते हैं। हम तो ये नमूने के लिए इतना काफी है, बाकी आप हिंदी में पढ़ेंगे तो उससे आइडिया आपको काफी हो जाएगा, या संस्कृत में जो पढ़ सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा पताक के बाद, पताक का तो हमने बताया कि बहुत ज्यादा काम में आता है, और 100-150 ऐसे एक्शंस हो सकते हैं, प्रसंग हो सकते हैं जिनको कि हम उससे दिखाते हैं कि हवा चलना, आंधी चलना, आग में तापना वगैरह वगैरह। और बहुत सारे जो मॉडर्न सिचुएशंस हैं उनको भी हस्त में हम काम में ले सकते हैं, आधुनिक नाटक करने में भी काम में ले सकते हैं। जैसे हमसे पूछा किसी ने कि कौन सा ऐसा आप बताइए कि एकदम मॉडर्न उसमें काम में आ सकता है, तो हमने कहा एटीएम से पैसा निकालने जाता है तो उसमें एटीएम नहीं, आपको एटीएम नहीं दिखाना चाह रहे हैं मत दिखाइए, और एक आप एक्शन से बताइए कि एटीएम है, उसमें आप हस्त करेंगे, सर्वशीर्ष ऐसा करेंगे, उसको ले जाएंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे कार्ड, ये सब दिखा सकते हैं। और भी जैसे गाय धोने के लिए कौन सा हस्त होगा, तो ये नए नए हस्त भी सोच सकते हैं, और पुराने जितने इन्होंने 67-64 बताए हैं उनका, उनके एप्लीकेशंस और कई तरह से हो सकते हैं। जो संस्कृत नाटकों में ज्यादा काम में आता है वो त्रिपताक है, और उसका लक्षण है कि पताक हस्त में अनामिका टेढ़ी जब की जाए तो वो त्रिपताक हो जाता है। ये पताक हस्त है, अनामिका ये उंगली है, ये इसको यूं कर लेते हैं तो यही त्रिपताक है। और ये बहुत सिस्टमेटिकली डिजाइन किए हैं, क्योंकि ये बेसिक पोजीशन हो गई, फिर ये हो गया, फिर इसमें पीछे ले जाएंगे उंगलियां, 3 आगे ले जाएंगे तो और हस्त बनेंगे, कर्तरी मुख बनेगा, तो ये त्रिपताक हो जाता है। इसका उपयोग संस्कृत नाटकों के संवादों में करते हैं। तो इससे ये भी आपको आइडिया हो सकता है कि दर्शक लोग तो कोड लैंग्वेज उस समय जानते थे, 64 हस्तों से क्या क्या दिखाया जा सकता है इसको दर्शक प्रेक्षक संस्कृत नाटक के अच्छी तरह समझते थे, तो उनको जरूरत नहीं थी प्रॉपर्टीज की। वो लोग इमेजिनेशन उनका बहुत जल्दी फिर वर्क करता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये किस चीज को बताने के लिए हस्त कर रहा है। आजकल हम लोगों को आदत चूंकि रियलिस्ट थिएटर की है, तो उसमें प्रॉपर्टीज दिखाना पड़ती हैं, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, जहाँ उससे अच्छा लगे वहां उसको करे, जहाँ इससे अच्छा लगे, जिसको जिसमें संतोष लगे उससे करे। लेकिन संस्कृत नाटकों में, संवादों में तो ये त्रिपताक करना ही पड़ता है, उसको एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि ये कैसे दिखाया जाएगा,
क्योंकि जनांतिक और अपवारित ये दो शब्द आते हैं, तो अन्योन्य आमंत्रण, एक दूसरे से फुसफुसा करके बात कर रहे हैं तो जनांतिक होता है। और बाकी लोगों को, स्टेज पर 5 6 7 8 लोग खड़े हैं और दो लोग आपस में एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं सुनाना है, तो उनकी तरफ ये ऐसा ये त्रिपताक किया जाएगा। ये अनामिका चूंकि इस तरह से पॉइंट करती है उस तरफ, तो दर्शक समझ जाते हैं कि ये लोग नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि फुसफुसाहट, आप कान में फुसफुसा कर कुछ कह रहा है, वो क्या कह रहा है दर्शकों को बताना भी है, तो और बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं, ये कल्पना करना है। तो उसके लिए ये डिवाइस है, ये त्रिपताक हस्त खास तौर से इसके लिए काम में आता है। तो इसको अभी भी काम में आप लोग ले सकते हैं। ये दर्शकों को अपने आप वो अंदाज लगा ही लेंगे कि ऐसा क्यों ये कर रहा है। ये इस तरफ उंगली यूं यूं त्रिपताक कर रहा है, तो इस तरफ वाला नहीं सुन रहा है, फिर इस तरफ वो देखेगा जिससे बात करना है, और वो आपस में कुछ खुसफुस कर रहे हैं। बाकी लोग खुसफुस जो करेंगे वो तो जोर जोर से बोल कर ही करेंगे, तो दर्शक प्रेक्षक जो इमेजिन कर लेंगे कि ये फुसफुसा करके बात कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच में फुसफुसा करके अगर आप बात करेंगे तो थिएटर में नहीं चलेगा, दर्शकों को सुनवाना भी है। उसके लिए ये डिवाइस एक तरह से हैं। तो ये कई तरह की चीज, कई तरह के प्रसंगों में ये हस्त जो है डिवाइस का काम करते हैं।